एक मुख्य बात, कांग्रेस जो दीवार पर लिखी इबारत है वो पढ़ने में असमर्थ है। यह देश बदल गया है। अब आप देश को बुरा भला कह करके चुनाव जीत पाएं, हिंदुओं को, सनातन को गाली देकर चुनाव जीत पाएं, मुद्दों में राष्ट्र हित को दरकिनार करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके चुनाव जीत पाएं, यह संभव नहीं है। बेरोजगारी से त्रस्त युवा भी, महंगाई से त्रस्त युवा भी जब देश को गाली पड़ते देखता है तो वो ध्यान लगाता है कि कहां उसे वोट देना है। वक्फ बोर्ड के इशू के ऊपर क्या रहा कांग्रेस का नजरिया? इससे पहले जब उनके नेता सनातन को गाली देते थे, हिंदू धर्म को खत्म करने की बात करते थे, तरह तरह की फप्तियां कसते थे, तो उनका वोटर भी आहत होता है। जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर है, उनके नेता आहत होते हैं, उनका काडर आहत होता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों के बावजूद, अपनी कमजोरियों के बावजूद जीतती नजर आती है। ये जम्मू में देखने को मिला हमें। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाकर खड़े हो गए चुनावी गठबंधन में, आप उनके सारे एजेंडा पर आंख मीचते रहे, 370 पर आंख मीचते रहे। उन्होंने कहा कि हम तख्ते सुलेमान कर देंगे शंकराचार्य पहाड़ी को, इस पर आंख मीचते रहे, मूसीते रहे। तो जम्मू का वोटर बीजेपी से खफा होने के बावजूद उसके पास क्या विकल्प बचता है? अखिल पंडित जी, इस जीत के कारण क्या रहे और कांग्रेस की हार के कारण क्या रहे? ये बड़ा अहम सवाल है नाविका जी। मैं एक बात साफ साफ कहना चाहूंगा, देश में मुद्दों की कमी नहीं है। बेरोजगारी चाहे मुद्दा हो, महंगाई मुद्दा हो, कहीं कहीं पर सरकार की तरफ से संवेदनशीलता का अभाव हो, लेकिन एक मुख्य बात, कांग्रेस जो दीवार पर लिखी इबारत है वो पढ़ने में असमर्थ है। यह देश बदल गया है। अब आप देश को बुरा भला कह करके चुनाव जीत पाएं, हिंदुओं को, सनातन को गाली देकर चुनाव जीत पाएं, मुद्दों में राष्ट्र हित को दरकिनार करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके चुनाव जीत पाएं, यह संभव नहीं है। बेरोजगारी से त्रस्त युवा भी, महंगाई से त्रस्त युवा भी जब देश को गाली पड़ते देखता है तो वो ध्यान लगाता है कि कहां उसे वोट देना है। बाकी मुद्दे गौण हो जाते हैं। वक्फ बोर्ड के इशू के ऊपर क्या रहा कांग्रेस का नजरिया? इससे पहले जब उनके नेता सनातन को गाली देते थे, हिंदू धर्म को खत्म करने की बात करते थे, तरह तरह की फप्तियां कसते थे, तो उनका वोटर भी आहत होता है। जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर है, उनके नेता आहत होते हैं, उनका काडर आहत होता है, लेकिन इस बात को दरकिनार किया जाता है। इस बात पर संवेदन शून्यता दिखाई जाती है और भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों के बावजूद, अपनी कमजोरियों के बावजूद जीतती नजर आती है। यह जम्मू में देखने को मिला हमें। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाकर खड़े हो गए चुनावी गठबंधन में, आप उनके सारे एजेंडा पर आंख मीचते रहे, 370 पर आंख मीचते रहे। उन्होंने कहा कि हम तख्ते सुलेमान कर देंगे शंकराचार्य पहाड़ी को, इस पर आंख मीचते रहे, मूसीते रहे। तो जम्मू का वोटर बीजेपी से खफा होने के बावजूद उसके पास क्या विकल्प बचता है? आपने दौड़ा कर उसको, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और इसी पर नरेंद्र मोदी जी ने और आरएसएस सरसंघचालक जी ने यही कहा, हिंदू को बंटने से बचना पड़ेगा। ये सवाल जो है अहम है। चुनावी इसकी इम्पैक्ट कितनी रही मैं नहीं जानती, लेकिन चुनावी इम्पैक्ट महाराष्ट्र में जरूर दिखने वाला है, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि सीधे टक्कर में कांग्रेस बीजेपी के सामने टिक नहीं पाती। बड़ा ये उनके अलायंस पार्टनर है, उद्धव सेना की नेता, राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। अभी देखिए, चुनावी नतीजे अभी पूरे आए नहीं हैं, पर जिस तरीके से जा रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है, तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में, डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस। ऐसा कोई मैं मानती हूँ कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा। शहजाद पूनावाला जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी का ये बयान अब महाराष्ट्र के चुनाव पर क्या असर डालेगा? और मैं पहले तो आपसे पूछना चाहती हूं, पहल तो कर दी उद्धव सेना ने, अब क्या भरत मिलाप होने की संभावना है?
पहले तो नाविका जी आपकी टेक्निकल टीम से मैं कह दूं, आपकी आवाज़ मुझे बहुत कट कट के आ रही है, तो मुझे आपकी बातें ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। परंतु प्रियंका चतुर्वेदी का जो बयान है वो हरियाणा से कम और महाराष्ट्र से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है। और जो महाविकास अघाड़ी अपने आप को कहते हैं, वैसे वो महाविभाजन अघाड़ी है। और अभी वहाँ पर जिस प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई है, तो उद्धव ठाकरे जी तो और पोस्चरिंग करेंगे कि मुझे और जगह मिले, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो, वरना कांग्रेस पार्टी और हमारे से हो नहीं पाएगा महाराष्ट्र में। वो वैसे भी महाराष्ट्र का चुनाव हारने वाले। परंतु मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूँ, नाविका जी थोड़ा सा इस पर चिंतन करवाइए, क्योंकि आपका शो करोड़ों लोग देख रहे हैं। जो नैरेटिव्स खड़े किए गए थे हरियाणा में कि रूरल डिस्ट्रेस है, महंगाई है, किसानों की समस्या है, जवान नाखुश है अग्निवीर से, पहलवान नाखुश है, इन सारे नैरेटिव्स पर एक रिसाउंडिंग जवाब दिया है हरियाणा की जनता ने। मैं ये नहीं कहूँगा, संगठन हमारा मजबूत है, पर केवल संगठन नहीं, जनता ने हमें समर्थन इन मुद्दों पर दिया है, कांग्रेस के नैरेटिव को झूठा बताते हुए। तो इसका मतलब अब कांग्रेस ये किसान के नाम पर और जो जवान के नाम पर दुष्प्रचार करती है और जो बांटने की राजनीति है, एससी वर्सेस अदर्स, ये वर्सेस वो, इसके ऊपर एक करारा तमाचा हरियाणा की जनता ने और जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया है। इस पर अब ये जो झूठ की और नफरत की दुकान कांग्रेस पार्टी कब बंद करेगी, इस पर जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मुद्दों पर भी ये लड़ाई हुई थी, मुद्दों पर भी अगर कांग्रेस हारी है तो सिर्फ इसे प्रदर्शन संगठन का नहीं कह सकते, मुद्दे भी कहीं ना कहीं आपके झूठे थे। संजय झा। नहीं, नाविका जी, मैं शहजाद भाई से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। शहजाद भाई, जब आप ही के एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं कंगना रनावत, जब उन्होंने ढेर सारे बयानबाजी उन्होंने किसानों पर किया, तो आप लोग काहे उन पर इतना नाराज़ हो गए? काहे कहें कि नहीं ये तो उनका निजी सोच है, ये उनका ये पार्टी का नज़रिया नहीं है? क्यों आपने उनको बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं? काहे आप लोग काहे उनसे इत्तेफाक नहीं रखे भाई? जरा बताइएगा, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, जरा बताइए, इसका जवाब दीजिए। शहजाद, मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ, क्योंकि हमारी पार्टी में बयान देने के लिए सस्पेंड नहीं किया जाता। कंगना प्रवक्ता नहीं है, कंगना रनौत एक सांसद है, उनको सांसद का काम करना है। प्रवक्ता मुझे बनाया है, तो मैं प्रवक्ता का काम करूंगा, वो सांसद का काम करेंगी। जब उनसे कोई राय मांगी जाएगी वो अपने विषय पर राय देंगी, पर हम सस्पेंड फिर भी नहीं करते। संजय झा जी, आप तो बोले ही मत, आपके लिए तो आज डबल धमाका है। आप तो वो हिजबुल्ला के पेजर की तरह है, अब कब किसी मोमेंट पे भी फट जाएंगे। तो मैं तो आपसे बहुत ही वो रखता हूँ, सद्भावना है मेरी आपके प्रति। आप कब फटेंगे मुझे पता नहीं। शहजाद भाई देखिए, बलून तो आप हैं, क्योंकि आप तो कांग्रेस में भी थे, यहाँ भी आ गए हैं, तो अब हो सकता है यदि आज कांग्रेस जीत जाती हरियाणा में तो आप कांग्रेस में फिर वापस आ जाते हैं। खैर, कभी और बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन सवाल करण वर्मा, सवाल इस बात पर है कि हरियाणा के चुनावी नतीजे जरूर आ रहे हैं, लेकिन क्या इसका इंपैक्ट महाराष्ट्र और झारखंड पर पड़ेगा? और खास करके महाराष्ट्र, जहां प्रियंका चतुर्वेदी की बात सुनकर आपको पहले से ही यह अंदेशा नहीं हो रहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पर सवालिया निशान है, कि कांग्रेस जो हमेशा कहती है हम तय करेंगे, बड़े पार्टी हैं, अब रीजनल पार्टियां उनसे सवाल पूछेंगी और कांग्रेस बैकफुट पर जाना पड़ेगा उसे? नाविका जी, ये जनता के द्वारा, हरियाणा की जनता के द्वारा एक बहुत बड़ा धोबी पछाड़ है कांग्रेस को और राहुल गांधी को, जो बांटने चले थे, जो कहते थे कि बीजेपी की अलायंस गिर जाएगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आज उनकी यह हालत हो गई है कि उनके जो सबसे बड़े अलायंस पार्टनर्स में से एक है, आज उन्होंने अभी तक, जिसे कहते हैं ना, इंक भी ड्राई नहीं हुई थी और उन्होंने उन पे प्रश्न उठाने शुरू तक कर दिए हैं। नाविका जी, ये जीत है जनता के विवेक की भी। 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड सिर्फ हरियाणा के अंदर, 1300 किलोमीटर जो नेशनल हाईवे होते थे वो आज 3300 किलोमीटर हो गए बढ़कर के, 8 मेडिकल कॉलेज से बढ़कर 15 मेडिकल कॉलेज। जनता ये देख रही थी, एक भी एजेंडा कांग्रेस पार्टी ने विकास का रखा ही नहीं, और यह जनता को शत-शत नमन जाता है जिन्होंने कहा कि हम बटेंगे नहीं इस बार। आप जात पे बांटने की बात करेंगे, हम बात करेंगे आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंसेस हमारे कम कैसे